हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा। C33 मैं आपकी सहायता के लिए आता हूँ। लड़ाई तेजी से शुरू हुई। लेविन, जो टीम में सबसे आगे खड़ा था, ने अपनी ढाल को अपने सामने आड़ा कर लिया। एक शक्तिशाली, जोश भरी दहाड़ के साथ उसने ढाल को मजबूती से पकड़े हुए गोब्लिन की कतार पर हमला कर दिया। अपनी लंबी और मांसल काया के कारण एक अनाड़ी और सख्त दिखने के बावजूद लेविन की दौड़ने की गति काफी तेज थी। उसकी ढाल के किनारों के साथ एक हल्की सफ़ेद हवा की लहर को काटते हुए देखा जा सकता था। वह एक पूरी तरह से भरे हुए भारी ट्रक की तरह था, जो एक भारी ओक की ढाल को तोप के गोले की तरह इस्तेमाल करके सीधे गोब्लिन की कतार के बीच से घुस रहा था। उसके पीछे और किनारों पर डॉयल, गॉस और डैफने उसका बारीकी से पीछा कर रहे थे। धमाका! पूरी ताकत और वजन के साथ लेविन सीधे सामने की कतार में खड़े कई गोब्लिन से टकराया, जिनके पास सभी के पास छोटी लकड़ी की ढालें थीं। बहुत ही कम संघर्ष के बाद लेविन की जबरदस्त ताकत एक पानी के नीचे के ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसकी ढाल के वार से 5 ढाल वाले गोब्लिन तुरंत जमीन पर गिर गए और लुढ़क गए। लेविन के पीछे चल रहे गॉस ने अपनी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई। वास्तविक लड़ाई में लेविन की बड़ी ढाल का वार तकनीक प्रशिक्षण के दौरान की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थी, शायद इसलिए कि वास्तविक लक्ष्य के खिलाफ कार्रवाई करने से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती थी। 5 ढाल वाले गोब्लिन बाहर लुढ़क गए, दर्द से कराहते हुए जमीन पर लुढ़क गए, उनके लकड़ी के डंडे और छोटी गोल ढालें जमीन पर गिर गईं। गोब्लिन को फिर से अपने हथियार और ढालें उठाने की कोशिश करते देखकर डॉयल आगे कूदा, अपनी लंबी तलवार को नीचे की ओर वार करने के लिए उठाया। स्विस! एक ठंडी चमक चमकी। अगले ही पल एक भयानक घाव एक गोब्लिन के पूरे शरीर पर उसके बाएं कंधे से तिरछा कट गया। भयानक और बड़े घाव ने तुरंत गोब्लिन की विरोध करने की ताकत को खत्म कर दिया। उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया और वह फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया। कितना तेज! गॉस को थोड़ी चिंता महसूस हुई। 5 ढाल वाले गोब्लिन लेविन के कौशल से टूट गए थे, उनकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। हालांकि उसकी सहनशक्ति अच्छी थी, लेकिन उसकी ताकत डॉयल के बराबर नहीं थी। जब तक गॉस वहां पहुंचा, डॉयल पहले ही एक ही तलवार के वार से एक गोब्लिन को मार चुका था। सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई थी। उसके सामने एक गोब्लिन अपनी लकड़ी की ढाल और डंडे को पकड़े हुए अपनी पीठ घुमाकर उठने की कोशिश कर रहा था। गॉस निश्चित रूप से इस सही अवसर को नहीं चूकता। उसने अपनी बांह और कलाई की संयुक्त ताकत से अपनी छुरे को सीधे उसकी पीठ में घुसा दिया। नुकीले छुरे ने उसकी पीठ के निचले हिस्से को बिना किसी प्रयास के छेद दिया, जैसे कि टोफू में छुरा घोंपना, फिर मांसपेशी, आंतों और निचले पेट को छेद दिया। छुरे ने गोब्लिन को पूरी तरह से छेद दिया, जैसे कि उसे एक कैंडिलेपित बेर की तरह छेद दिया हो। वाह! गोब्लिन, जो अभी तक पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ था, इस अचानक हुए गुप्त हमले से अचंभित हो गया और एक तीखी चीख निकाली। गॉस ने छुरे को गोब्लिन के शरीर के अंदर तेजी से घुमाने के लिए नियंत्रित किया, फिर उसे तेजी से बाहर खींच लिया। एक अज्ञात भूरे पदार्थ के साथ गाढ़ा खून घाव से बहुत ज्यादा बहने लगा। गोब्लिन मारा गया। तारांकन 1। कुल मारे गए राक्षस 19। एक और मर गया। इस तरह आसानी से मारना गॉस के लिए एक सुखद एहसास लेकर आया। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह और सिर इकट्ठा कर पाता, ढाल वाले गोब्लिन के पीछे एक भलाधारी गोब्लिन लेविन को चकमा देकर निकल गया, जो एक स्टील की तलवारधारी गोब्लिन को रोके हुए था। उसने अपने भाले को कसकर पकड़ा और तेजी से गॉस की ओर दौड़ा। एक टेढ़ा पत्थर का भाला, जिसे तोड़कर नुकीला किया गया था, एक तेज हवा के झोंके के साथ गॉस की ओर वार किया गया। हमले को महसूस करते हुए गॉस का दिमाग तेजी से चला। उसकी आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे धीमा हो गया। वह नौसिखिया नहीं था जो इस दुनिया में गोब्लिन को मारने के लिए गुप्त हमलों पर निर्भर था। इस वार का सामना करते हुए उसने इसे आसानी से संभाला। वह एक कदम बढ़ा और अपने शरीर को दूसरी दिशा में झुका दिया। फिर उस पल का फायदा उठाते हुए जब भालाधारी गोब्लिन का वार चूक गया और उसका शरीर अकड़ गया, उसने गोब्लिन को अपनी ओर खींचने के लिए मैज हैंड को सक्रिय किया, जिसका संतुलन अभी तक ठीक नहीं हुआ था। आमतौर पर इस खिंचाव का सीमित प्रभाव होता, लेकिन अभी दुश्मन के थके हुए और शक्तिहीन होने के कारण ये पूरी तरह से काम कर गया। गोब्लिन लड़खड़ाया और अपना संतुलन खो दिया। पफ्ट! गॉस के छुरे ने फिर से गोब्लिन के निचले पेट को छेद दिया, घुमाया और फिर बाहर निकाला। इस चाल को तरल कृपा के साथ अंजाम दिया। गोब्लिन को मारने का उसका अनुभव बढ़ रहा था। गोब्लिन मारा गया। तारांकन 1। कुल मारे गए राक्षस 20। गॉस ने तेजी से युद्ध के मैदान का जायजा लिया। अचानक उसने डॉयल को एक गोब्लिन को उसकी ढाल के साथ उड़ाते हुए देखा, जो सीधे उसकी दिशा में जा रहा था। मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूं। इससे पहले कि डॉयल उस तक पहुंच पाता, गॉस तेजी से आगे बढ़ा।
उसके छुरे ने जमीन पर अस्थायी रूप से निष्क्रिय गोब्लिन के दिल के क्षेत्र को छेद दिया। छेदा, घुमाया, गोब्लिन मारा गया। तारांकन 1। कुल मारे गए राक्षस 21। जब डॉयल ने ये देखा तो वह पलक झपकाया। धन्यवाद। उसे कुछ अजीब लगा लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया। चूंकि गॉस ने मदद की, इसलिए उन्हें बाकी गोब्लिन को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। ... 10 मिनट से भी कम समय पलक झपकते ही बीत गया। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। गॉस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं जब उसने जमीन पर बिखरे हुए हरे चमड़ी वाले शवों और शरीर के अंगों को देखा। उसने अपनी सांस को शांत किया। ये लड़ाई अप्रत्याशित रूप से आसान थी, इतनी आसान कि यह लगभग अविश्वसनीय थी। शायद ये टीम वर्क की दक्षता की ताकत थी। डॉयल द्वारा एक और हत्या छीनकर समर्थित अतिरिक्त गोब्लिन के अलावा गॉस ने मैजिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया ताकि उसे निशाना बनाने वाले एक तीरंदाज गोब्लिन को दूर से मारा जा सके। इस कुछ मिनटों की सीधी लड़ाई में टीम के फायदों का उपयोग करके, खासकर लेविन और डॉयल द्वारा बनाए गए अवसरों का, उसने कुल मिलाकर 5 गोब्लिन को आसानी से मार डाला था। राक्षसों की हत्या की संख्या 23 तक पहुंच गई थी, 50 के लक्ष्य चरण का लगभग आधा। पीछे मुड़कर देखने पर पूरी लड़ाई में एकमात्र असली खतरा उस तीरंदाज गोब्लिन द्वारा उस पर निशाना साधा गया आखिरी तीर था। लेकिन उसने इसकी भविष्यवाणी की थी और इसे चकमा दे दिया था। तीर उसके दस्ताने को मुश्किल से छूकर निकल गया था। सौभाग्य से उसका चमड़े का कवच मजबूत था, इसलिए उसे चोट नहीं लगी। उसके तुरंत बाद उसने मैजिक मिसाइल से पलटवार किया, जिससे तीरंदाज गोब्लिन की मौत हो गई। इसके बारे में सोचते हुए बिना किसी चोट के 6 गोब्लिन पर घात लगाकर मारने के बाद केवल 14 गोब्लिन बचे थे। उनके दस्ते में कुल 6 सदस्य थे। डेफने को छोड़कर, जिसकी सामने की लड़ाई की क्षमता थोड़ी कमजोर थी, गोब्लिन का सामना करने में सभी को बहुत बड़ा फायदा था। हर व्यक्ति में औसत मानव स्तर से ज्यादा 1 या 2 गुण थे। उसने चमड़े का कवच या बेहतर सुरक्षा पहनी हुई थी, वह ज्यादा मजबूत और तेज था, और उसके पास अच्छी तरह से बनाए गए नुकीले हथियार थे। ऐसी ताकत के अंतर की भरपाई 14 बनाम 6 की संख्या से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने तेजी से गोब्लिन को खत्म कर दिया, मौके पर थोड़ी देर आराम किया, फिर शांति से युद्ध के मैदान की सफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मिशन की चीजें इकट्ठा की। गोब्लिन के बाएं कान। कटार और चाकू से लैस हर व्यक्ति ने गोब्लिन के चौड़े और नुकीले बाएं कान को कुशलता से काट दिया। उनकी अभ्यास की हुई हरकतों से ये स्पष्ट था कि गॉस को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई अनुभवी था। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने पहले कितने गोब्लिन के कान काटे थे। उन्होंने कानों को छोटी थैलियों में इकट्ठा किया, जो जल्द ही पूरी तरह से भर गईं। इस काम का भुगतान काफी अच्छा था। हर गोब्लिन का इनाम 1 सिल्वर सिक्का था। इस छोटी थैली की कीमत 20 सिल्वर सिक्के थी। हर व्यक्ति को लगभग 3 सिक्के और थोड़ा और मिलता। यह ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन दूसरे शब्दों में यह इनाम गॉस के लिए सोफिया के सराय में भोजन सहित रहने और 2 महीने तक कुछ भी न करने के लिए पर्याप्त था। और उन्हें केवल 3 दिनों के लिए बाहर रहना पड़ता था, जिसका ज्यादातर समय यात्रा में बिताया जाता था। वास्तविक काम का समय स्काउटिंग, जाल बिछाना, राक्षसों को मारना कुल मिलाकर 2 घंटे से भी कम था। 3 दिन काम करो, 2 महीने आराम करो। अगर गॉस के पिछले जीवन के पुराने बेरोजगार विशेषज्ञों को यह पता होता तो भले ही यह जोखिम भरा होता, वे भी अपनी बाल्टियों के साथ यहां आने के लिए ललचा सकते थे। इसके अलावा उनकी कमाई केवल इसी तक सीमित नहीं थी। गोब्लिन की लूट हथियार अच्छी कीमत पर बिक सकते थे। हालांकि यह इनाम में शामिल नहीं था, ये भी बहुत बड़ा था। गाउस को केवल एक ही अफसोस था कि 2 सबसे कीमती स्टील की तलवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और शायद बहुत ज्यादा कीमत पर नहीं बिक पाएंगी। 34 वापसी, और कोई चारा नहीं था। गोब्लिन, खासकर इस तरह की छोटी बस्तियों के, आमतौर पर बहुत खराब स्थिति में लोहे के हथियार रखते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि गोब्लिन के इस समूह ने अचानक खंडहरों पर क्यों कब्जा करने का फैसला किया, लेकिन उनकी स्वाभाविक पसंद नम भूमिगत वातावरण के कारण गुफाओं या दलदलों के पास रहना था। हालांकि ऐसी रहने की स्थिति जंग लगने के लिए भी एकदम सही थी। नमी वाली हवा के संपर्क में आने से लोहे के हथियार तेजी से ऑक्सीकृत होते थे। इसके अलावा निम्न स्तर के गोब्लिन के पास जंगरोधी तेल या रखरखाव की सामग्री नहीं होती थी, इसलिए उनके पास जो भी लोहे के हथियार थे वे बुरी तरह से जंग लगे और टूटे फूटे कबाड़ थे। गाउस और बाकी लोग खंडहरों से लूट का सामान इकट्ठा करने लगे। थोड़ी देर में खुले मैदान में एक छोटा सा ढेर लग गया था। मेवा ने सावधानी से उसमें से छांटा। वैगन पर सीमित जगह को देखते हुए उसने कुछ बेकार लेकिन भारी कबाड़ को फेंक दिया। इनकी कीमत करीब 20 से 30 सिल्वर सिक्के होगी। आखिरकार 20 गोब्लिन की बस्ती में पहले से ही लूटने की बुनियादी क्षमता थी, इसलिए जमा किया गया सामान काफी बड़ा था।
मेवा का अनुमान सुनकर गाउस ने मन ही मन हिसाब लगाया। मिशन के इनाम को मिलाकर ये प्रति व्यक्ति करीब 6 या 7 सिल्वर सिक्के होगा। इस हिसाब से वह काफ़ी संतुष्ट था। हालांकि यह बिर्च गांव से मिली कमाई की तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह तो किस्मत का साथ था। सामान्य तौर पर एडवेंचरर्स को हमेशा ज़्यादा कीमत वाली जादुई चीज़ें नहीं मिलती थीं, अन्यथा जादुई चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस तरह का मिशन एक स्थिर, सुरक्षित शर्त थी। खतरे का स्तर ज़्यादा नहीं था और कम स्तर के एडवेंचरर्स के लिए इनाम भी ठीक ठाक था। अगर वह इस तरह के मिशन 10 या उससे ज़्यादा बार करता तो वह ग्ररॉक टाउन में एक घर खरीदने का खर्च उठा सकता था। युद्ध के मैदान की सफाई के बाद दोपहर होने वाली थी। लड़ाई से पहले और बाद के थकाऊ कामों में लड़ाई से कहीं ज़्यादा समय लगा। शायद मिशन लगभग पूरा होने के कारण समूह के चेहरे पर तनाव कम हो गया था। पुजारी डेफने को छोड़कर, जो डॉयल के मामूली घावों का इलाज कर रही थी, बाकी सभी ने अपने हथियारों का रखरखाव पूरा कर लिया था और खाने और अपनी ताकत वापस लाने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय गाउस ने मेवा को देखा, जिसने अपना हुड नीचे कर लिया था, जिससे उसके काले कंधे तक के बालों के नीचे के कान दिखाई दे रहे थे, जो सामान्य इंसानी कानों के विपरीत नुकीले थे। शायद गाउस की नज़र को देखकर मेवा ने अपना सिर घुमाया। क्या हुआ? तुम्हारे कान कैसे हैं? ओह, ये मेरे अंदर एक बहुत ही पतला एल्फ का खून है। ये कहने के बाद मेवा चुप रही और खाने के लिए अपने पैक में खंगालती रही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी हरकतें पहले इतनी हल्की और फुर्तीली थीं। यह उसके खून की ताकत का असर था, गाउस ने सोचा। बुद्धिमान प्राणियों में एल्फ को मजबूत माना जाता था। लंबी उम्र, जादुई रूप से संवेदनशील, जबरदस्त संवेदी धारणा, जन्मजात छिपने की क्षमता और तीरंदाजी के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा। एकमात्र कमी उनकी कम प्रजनन क्षमता थी। शायद इसी वजह से ज़्यादा औसत इंसानी जाति ने बाद में उनसे आगे निकलकर पृथ्वी पर राज्य स्थापित किए। दोपहर में नाइट आउल स्क्वाड ग्ररॉक टाउन लौटने के लिए रवाना नहीं हुआ। सबसे पहले, हालांकि सुबह की लड़ाई आसान थी, फिर भी इसमें कुछ ऊर्जा खर्च हुई। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वे दोपहर में निकलते तो भी वे रात होने से पहले ग्ररॉक टाउन वापस नहीं पहुंच पाते। इसलिए उन्होंने खंडहरों में डेरा डाल दिया, अगली सुबह भोर में निकलने की योजना बनाई और पैक घोड़ों को आराम करने और ठीक होने का समय दिया। दोपहर में कुछ करने को न होने पर गाउस खंडहरों वाली इमारतों के चारों ओर घूमने लगा। खंडहर हर जगह धब्बेदार, टूटे फूटे दृश्यों से भरे थे। दीवारों और इमारतों पर घास उगाई थी, जिससे पता चलता था कि यह जगह लंबे समय से वीरान थी। कुछ इमारतों को छोड़कर, जिनकी मुख्य संरचनाएं बरकरार थीं, कई को ऐसा लग रहा था कि जैसे तोड़ दिया गया हो। छतों में बड़े बड़े छेद थे जो फर्श से नीचे जमीन तक जाते थे, जैसे कि आसमान से किसी हमले से नष्ट हो गए हों। गांव का चौक भी इसी तरह गड्ढों और धक्कों से भरा हुआ था, जो चांद की सतह जैसा लग रहा था। तो क्या इन खंडहरों को इंसानों ने नष्ट किया था, या कोई उल्कापिंड गिरा था? गाउस जितना ज्यादा देखता, उतना ही ज्यादा उसे अविश्वसनीय लगता। अगर यह इंसान द्वारा बनाया गया था, तो हमलावर निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली शख्स था। उसके पिछले जीवन के युद्धों की तोपखाने की बमबारी के बराबर विनाश पैदा करने के लिए दूसरे दुनिया से आए किसी व्यक्ति को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। ये सोचकर उसने निगल लिया। डर के साथ साथ एक खास तरह की लालसा भी आई। पेशेवर एडवेंचरर बनने की उसकी चाहत गहरी हो गई। एक दिन वह भी ऐसी ताकत हासिल कर पाएगा। ग्ररॉक टाउन की वापसी की यात्रा शांतिपूर्ण रही। गाउस ने अपने जीवन का दूसरा मिशन आसानी से पूरा किया। उसने काम जमा किया, इनाम इकट्ठा किया, लूट का सामान बेचा और मुनाफा बांटा। एक बार जब सभी को उनके इनाम का हिस्सा मिल गया, तो मजदूरों का समूह खुशी खुशी वहीं से चला गया। हालांकि मिशन खुद मुश्किल नहीं था, लेकिन यात्रा की थकान को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। कई दिनों तक नहाए बिना वे बदबू दे रहे थे और कोई भी एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। गाउस ने अपने हिस्से के 7 सिल्वर और 15 कॉपर सिक्कों को गिना और संतुष्टि के साथ अपने बटुए में रख लिया। हाथ में नकदी, 19 सिल्वर और 30 कॉपर सिक्के। भविष्य में गाउस को अपेक्षाकृत किफ़ायत से रहना होगा। उसने पहले एक तलवार पर 10 सिल्वर सिक्के और चमड़े के कवच पर 15 खर्च किए थे। इसे भविष्य के सुरक्षित मिशनों के लिए बेहतर हथियार और कवच पाने के लिए शुरुआती निवेश माना जाता था। लेकिन निवेश करने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे कमाई भी करनी थी। उसने कुछ समय के लिए लेविन के नाइट आउल स्क्वाड के साथ मिशन पर जाने की योजना बनाई, ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपनी छोटी तिजोरी को भर सके। आखिरकार, एक जादुई छड़ी बनाने के लिए आधार सामग्री के लिए कम से कम 70 सिल्वर सिक्के लगेंगे। बेशक, वह सिर्फ मुफ्त में नहीं रह रहा था। दरअसल, उसे और नाइट आउल स्क्वाड को आपसी लाभ हो रहा था।
उसका मैजिक मिसाइल जादू स्क्वाड का तुरुप का पत्ता था, जो पुजारी डैफने के लाइफ सस्टेन जैसी ही भूमिका निभाता था। भले ही इसका अक्सर इस्तेमाल न होता हो, लेकिन उनकी मौजूदगी मिशन के दौरान टीम को आश्वस्त करती थी। बाथरूम में गर्म स्नान करने और अपनी सफाई बहाल करने के बाद गाउस सराय की ओर चल पड़ा। सोफिया दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उसने अचानक अंधेरी गली में एक परिचित शख्स को देखा। उसने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और दरवाज़ा फिर से खोल दिया। छोटा गाउस, तुम वापस आ गए। अंदर आ जाओ। गाउस ने ऊपर देखा और सोफिया को देखा। उसकी मोटी काया गर्म नारंगी पीले रंग की रोशनी के नीचे उसे हाथ हिला रही थी, जिससे उसके दिल में गर्मी भर गई। कई व्यस्त दिनों के बाद एक परिचित चेहरा फिर से देखना घर लौटने जैसा महसूस हुआ। उसने कहा, मूल मालिक का भी एक घर था, लेकिन घर के बारे में सोचकर गाउस, जिसने मूल मालिक की यादों और भावनाओं को आत्मसात कर लिया था, ने भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया। किसी दिन जब समय मिलेगा तो वह वापस जाकर देखेगा। रुककर गाउस ने भावनाओं के अचानक उठने को शांत किया। हाँ, मैंने अभी अभी मिशन आसानी से पूरा किया। उसने सोफिया पर एक मजबूर मुस्कान दी। हालांकि प्रक्रिया कुछ हद तक नीरस थी, गाउस ने सोचा कि अगर हर मिशन इतना ही शांत होता तो ये बुरा नहीं होगा। कोई खतरा नहीं हुआ, है ना? सोफिया ने चिंता के साथ पूछा। बस कुछ गोब्लिन थे, कोई असली खतरा नहीं, गाउस ने जवाब दिया, फिर खुद को रोककर एक चेतावनी जोड़ी। बेशक, वह मेरे लिए खतरनाक नहीं है। सोफिया, अगर तुम गोब्लिन से मिलती हो तो सावधान रहना। उन्हें कम मत समझना। चिंता मत करो, मैं तुम एडवेंचरस जितनी साहसी नहीं हूँ। वैसे, क्या तुम कुछ देर रात का नाश्ता चाहते हो? मेरी तरफ से? ओह, फिर से खा लिया। ठीक है, तो मैं कुछ ले लूँगा। अगले दिन गाउस फिर से देर से उठा। मिशन आधिकारिक तौर पर पूरा होने के दूसरे दिन थोड़ी आलस्य उचित थी। वह दोपहर तक ही बिस्तर से बाहर निकला। नीचे जाकर सोफिया काउंटर पर बैठी थी, ऊबकर अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाकर बाहर सड़क देख रही थी। दोपहर का सूरज चमक रहा था, जिसमें सड़क पर दुकानें और खुली हवा वाली दुकानें पैदल चलने वालों से गुलजार थीं। सड़क के दोनों ओर की नालियों से पानी बह रहा था, जिससे पत्थरों के बीच काए और अज्ञात जंगली फूल उग रहे थे। सराय के सामने वाली इमारत की बाहरी दीवारों पर बेलें चढ़ रही थीं, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। हाथ सोफिया और गाउस दोनों ने एक ही समय में संतुष्टि से जम्हाई ली। शुभ दोपहर। वैसे, तुम्हारे लिए दोपहर का खाना तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गाउस ने दोपहर का भोजन सराय में करने की योजना बनाई। पिछली रात का देर रात का नाश्ता साबित करता था कि कम शाकाहारी खाना पेट भरने वाला नहीं था, इसलिए उसने सोफिया से मेनू में कुछ मांस के व्यंजन जोड़ने के लिए कहा। सोफिया सहमत हो गई। दरअसल सोफिया काफ़ी अच्छी रसोइया थी, लेकिन उचित सामग्री के बिना स्वादिष्ट भोजन बनाना मुश्किल था। वह हमेशा यात्रियों के लिए कीमतें कम रखने की कोशिश करती थी, इसलिए वह ज़्यादा रचनात्मक नहीं हो सकती थी। इसके अलावा गाउस जैसा गरीब कोई भी अच्छी सामग्री का खर्च नहीं उठा सकता था। सौभाग्य से अब गाउस को कुछ मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। सोफिया को रसोई में वापस भागते देखकर गाउस ने फिर से जम्हाई ली। आज उसने विडो लेन जाने की योजना बनाई, जो जादुई चीज़ों का व्यापार करने वाली छोटी दुकान थी जिसकी दुकान मालिक ब्रोम ने सिफारिश की थी। हालांकि उसने अभी तक एक जादुई छड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचाए थे, लेकिन विवरण के बारे में पूछताछ करने से कोई नुकसान नहीं होगा। शायद कोई सुखद आश्चर्य हो। सबसे खराब स्थिति में सटीक लागत जानने से उसे काम करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य मिलेगा। मैं गोब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। C35 थॉर्न कॉटेज। डकार। भरपेट खाने के बाद सराय से बाहर निकलते हुए गाउस ने फिर से पुष्टि की कि पिछले पकवानों के भयानक स्वाद के लिए सोफिया जिम्मेदार नहीं थी। आखिरकार, बिना मसालों या अन्य सामग्री के कोई भी सस्ती काली रोटी को स्वादिष्ट कैसे बना सकता है? शायद ऐसा करने के लिए भोजन के स्वाद को बढ़ाने वाले जादू की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसा जादू भी मौजूद था? हालांकि दूसरे उसे जादूगर का प्रशिक्षु मानते थे, लेकिन गाउस दिल से अभी भी जादू का नौसिखिया था और उसे कुछ भी पता नहीं था। शहर की दोपहर की सड़कों पर गर्म हवा चल रही थी और गाउस किनारे पर चलते हुए माल से लदी घोड़ों और खच्चरों की गाड़ियों से सावधानी से बच रहा था। विडो लेन यहीं कहीं होनी चाहिए, है ना? भले ही उसका पूर्ववर्ती इस शहर में 1 साल तक रहा था, फिर भी कई ऐसी जगहें थीं जहां वह कभी नहीं गया था, जिसमें विडो लेन भी शामिल थी। उसे बस स्पष्ट रूप से याद था कि उसने इसके अस्तित्व के बारे में सुना था। रास्ते में निर्देश पूछने के बाद वह आखिरकार खुद को एक गहरी, अंधेरी गली के सामने पाया।
सड़क के किनारे एक बहती हुई साफ नाली को पार करते हुए उसने एक गोल पत्थर के रास्ते पर कदम रखा, जिसके दोनों ओर सभी तरह के लोगों द्वारा रहने वाले पंक्तिबद्ध घर थे। कारीगर, जड़ी बूटी वाले, छोटे पैमाने के शिल्पकार, तहखाने स्तर के मधुशाला और कुछ अनाम प्रतिष्ठान भी थे। हल्के कपड़े पहने, भारी मेकअप वाली महिलाएं दरवाजों पर खड़ी थीं, ग्राहकों को लुभाने के लिए अपने गोरे हाथों को हिला रही थीं। गाउस ने कुछ उत्सुक नजरें डालीं, लेकिन जब एक उसकी ओर मुड़ी तो उसने अपनी नजरें हटा लीं और अपनी गति बढ़ा दी। आज उसे एक गंभीर काम था। थॉर्न कॉटेज मिल गया। गली के अंत के पास उसने आखिरकार अपनी मंजिल को देखा, एक छोटी भूरी सी इमारत जिस पर लाइकन के धब्बे थे। वह वास्तव में पहले इसके बगल से निकल गया था, लेकिन कुछ अजीब सा लगा, जो उसे तब तक परेशान करता रहा जब तक कि वह वापस नहीं आया और दीवार पर लगी लकड़ी की थॉर्न कॉटेज तख्ती को नहीं देखा। क्या मैं सही जगह पर हूँ? गाउस ने पीतल की घंटी वाले धूल भरे ओक के दरवाजे को देखा, ये संदेह करते हुए कि क्या ये जीर्ण शीर्ण जगह अभी भी चालू थी। हिचकिचाने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी उंगलियों ने लकड़ी पर कुरकुरी आवाज़ें पैदा कीं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाने से पहले कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर भी कुछ नहीं। क्या वे चले गए थे? हालांकि गाउस ने ग्रोम की लोहार की दुकान पर ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन लोहार उस दौरान मुश्किल से ही बाहर निकला था। अगर उसकी जानकारी पुरानी हो गई होती तो यह आश्चर्यजनक नहीं होता। जैसे ही उसने जाने के बारे में सोचा, चिल्लाहट। पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। उसके जंग लगे हिंज एक घायल जानवर की कराह की तरह कराह रहे थे, जिसके साथ कान फाड़ने वाली चीख भी थी। गाउस ने ऊपर देखा तो दरवाजे के पीछे एक खाली गहरा काला गलियारा देखा। इसे किसने खोला? जैसे ही वह भ्रमित हुआ, उसके नीचे से एक कुरकुरी महिला की आवाज़ आई। आपको किसने भेजा? नीचे देखते हुए गाउस को एहसास हुआ कि कोई शुरू से ही उसके सामने खड़ा था, बस इतना छोटा कि उसे नीचे झुके बिना नजर नहीं आ रहा था। अपनी ऊंचाई के बावजूद उसका चेहरा 20 कुछ साल की महिला का लग रहा था, जिसकी त्वचा थोड़ी लाल थी और चिकने काले सीधे बाल थे। लेकिन इतनी छोटी, क्या वह 80 सेमी लंबी भी थी? गोबलिन ज्यादा ऊंचे थे। सड़कों पर गाउस को चिंता थी कि कुछ लंबे लोग गलती से उस पर पैर रख सकते हैं। हेल्फलिंग, गनोम, शायद हेल्फलिंग। गाउस ने मानसिक रूप से समीक्षा की जबकि उसका अध्ययन कर रहा था। उसने पहले भी गैर मानव जातियों को देखा था, लेकिन कभी इतना करीब से नहीं। हेल्फलिंग और गनोम दोनों छोटे कद की जातियां थीं, लेकिन हेल्फलिंग छोटे इंसानों जैसे दिखते थे, जो आनुपातिक रूप से छोटे होते थे और उनमें ज्यादा चपलता होती थी। लगभग 90 सेमी लंबा, 30-35 पाउंड, 14-16 किलोग्राम वजन, लाल रंग की त्वचा और सीधे काले बाल। यह विवरण उस छोटी महिला से पूरी तरह मेल खाता था। लड़के, मुझे लगता है कि तुम कुछ असभ्य सोच रहे हो, उसने कहा। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? यह मानते हुए कि अजनबी बेतरतीब ढंग से उसकी दुकान पर नहीं आएंगे, उसने अपना सवाल दोहराया। नमस्ते मैडम, मैं गाउस हूँ। मुझे ब्लैक एनविल वर्कशॉप के ग्रोम बेट्स ने भेजा है। उसने पूरा नाम जोड़ा ताकि अगर उसे याद न हो तो। ग्रोम, हेल्फलिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो अंदर आ जाओ। वह एक तरफ हो गई, हालांकि गाउस को लगा कि उसकी लंबाई को देखते हुए यह इशारा ज्यादा मायने नहीं रखता। प्रवेश द्वार से हॉल में जाते हुए अंदर का हिस्सा बाहरी हिस्से की तुलना में उसे चौंकाने वाला लगा। ऊंची छत से दर्जनों पीतल के झाड़फानूस लटक रहे थे, जबकि दीवारों पर मधुकोश के आकार के लकड़ी के आले थे, जिनमें से प्रत्येक में वस्तुओं की एक जबरदस्त विविधता प्रदर्शित थी। राक्षस के हिस्से, सूखी जड़ी बूटियां, किताबें, मूर्तियां, अज्ञात अंडे। उसकी नज़र अचानक करीने से लटकी हुई लंबी वस्तुओं की एक पंक्ति पर अटक गई। क्या वे जादुई छड़ियां थीं? छड़ियां आकार में अलग अलग थीं। सबसे छोटी नाइट आउल स्क्वाड से पुजारी डेफिने की बांह की लंबाई वाली छड़ी जैसी थी, जबकि सबसे लंबी लगभग 1.8-1.9 मीटर लंबी लग रही थी, जो एक संभावित हाथापाई के हथियार के रूप में भी काम कर सकती थी। विशाल गहरे भूरे रंग के कर्मचारियों पर सांप की तरह के दरारें थीं, जिसमें कपड़े से लिपटी हुई पकड़ और उसके चौड़े सिरे पर एक अंडे के आकार का पन्ना धीरे से चमक रहा था। गाउस ने अनुमान लगाया कि इसका वजन 10 पाउंड से ज्यादा था, जो ज्यादातर जादूगरों के लिए आराम से चलाने के लिए बहुत भारी था। बहुत बुरा है कि वे सभी बहुत महंगे लग रहे हैं। जबरदस्त बड़े कर्मचारियों और नाजुक छड़ियों दोनों पर ऐसे रत्न लगे थे जो उसकी अकुशल आंखों को भी महंगे लग रहे थे। अनिच्छा से उसने अपनी नज़रें हटाईं। हेल्फलिंग महिला पहले ही एक विकर लाउंज कुर्सी पर चढ़ चुकी थी, उसकी मौजूदगी से पूरी तरह बेपरवाह थी। मैं एंडेनी हूँ, यहाँ की मालिक हूँ, उसने कहा, आलस्य से गाउस का सामना करने के लिए अपनी तरफ लुढ़क गई। ग्रोम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? गाउस ने उनके संबंध के बारे में बताया। उसके आश्चर्य के लिए एंडेनी हैरान दिख रही थी। बस एक दुकान सहायक,
वह भी अस्थायी मदद। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कभी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा बदमाश इतना बदल जाएगा। वह पहले बिल्कुल भी मददगार किस्म का नहीं था। एंटनी ने पलक झपकाए। वास्तव में वह पलक झपकाए बिना मार देता था। गाउस रुक गया लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। ग्रोम ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और अतीत अप्रासंगिक था। गाउस के संक्षिप्त संकोच को ध्यान में रखते हुए एंटनी ने गुप्त रूप से इसे उबाऊ पाया। क्या आप दुकानदार ग्रोम के करीब थे? पहले थे, एक ही एडवेंचरिंग पार्टी में। हालांकि सालों से बात नहीं हुई, दोनों इस पूरे समय ग्रॉक टाउन में थे, फिर भी वह दिलहीन आदमी। उसने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर उदास था लेकिन चेहरा सपाट था। इतने सालों बाद तुम पहले बाहरी व्यक्ति हो जिसे उसने कभी मेरे पास भेजा है। C36 विशेष जादुई शक्ति। तो गाउस, तुम आज यहाँ क्या करने आए हो? मुझे यह मत बताना कि तुम एक जादुई छड़ी खरीदना चाहते हो। एंटनी ने देखा कि जैसे ही वह अंदर आया था, वह लगभग तुरंत ही उसकी छड़ी को घूर रहा था। उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ था। सीनियर, क्या मैं कीमत पूछ सकता हूँ? गाउस ने सावधानी से पूछा। उसने उसे सीनियर कहा क्योंकि उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि एंटनी, एक हेल्फलिंग जिसके पास पूरा कमरा संग्रह से भरा था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, संभवतः एक पेशेवर थी। तुम्हारे बाएं से दूसरी, वह छोटी वाली सबसे सस्ती है, 20 सोने के सिक्के। याक, ये तो महंगी है। वास्तव में महंगी। एंटनी के आकस्मिक उद्धरण ने गाउस की सांसें तेज कर दीं। 20 सोने के सिक्के का मतलब था कि उसे इसे खरीदने के लिए कम से कम 280 मिशन पूरे करने होंगे, जैसे कि उसने अभी अभी पूरा किया था, और इसमें उसके दैनिक जीवन यापन के खर्च भी शामिल नहीं थे। जादूगर वास्तव में एक कुलीन वर्ग थे। यहाँ तक कि उनके हथियार भी भयानक रूप से महंगे थे। महंगी, वह तो सिर्फ लागत मूल्य है। अगर तुम्हारे पास 20 सोने के सिक्के भी होते तो भी मैं इसे नहीं बेचती। ये मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं, बिक्री के लिए नहीं। एंटनी ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ सच्चाई का खुलासा किया। क्या तुम कुछ और खरीदना चाहते हो? या शायद तुम्हारे पास बेचने के लिए कुछ है? मैं तुम्हारे लिए इसका मूल्यांकन कर सकती हूँ। गाउस ने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वह अपने कपड़ों के नीचे से लाइफ मैजिक स्टोन को बाहर निकाले। सीनियर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस लाइफ मैजिक स्टोन की कीमत कितनी है? करीब आओ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एंटनी अपनी विकर कुर्सी से उठकर बैठ गई और उसे पास आने का इशारा किया। गाउस पत्थर को पकड़े हुए उसके पास आया। एंटनी झुक गई और एक हल्के उंगली से उसे धीरे से छुआ। गाउस ने हवा में एक असामान्य उतार चढ़ाव महसूस किया। इससे पहले कि वह इसे ठीक से महसूस कर पाता, उतार चढ़ाव उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह आया था। सामान्य गुणवत्ता का एक लाइफ मैजिक स्टोन जिसमें थोड़ी ऊर्जा का नुकसान हुआ है। मेरी पेशकश की गई खरीद कीमत 2 सोने के सिक्के और 40 सिल्वर सिक्के है। एंटनी ने निर्णायक रूप से कीमत बताई। 2 सोने और 40 सिल्वर, लगभग उतना ही जितना डैफिने ने अनुमान लगाया था। सीनियर, अगर मैं इस लाइफ मैजिक स्टोन को आंशिक भुगतान के रूप में इस्तेमाल करके एक जादुई छड़ी बनाने के लिए कहूँ तो मुझे और कितना तैयार करना होगा? क्या तुमने पहले से ही एक बेस छड़ी स्टाफ तैयार किया है? नहीं, फिर परीक्षण और अनुकूलन शुल्क सहित तुम्हें इस पत्थर के ऊपर कम से कम एक और सोने का सिक्का तैयार करना होगा। और मेरा मतलब है कम से कम अंतिम राशि उस बेस स्टाफ सामग्री की कीमत पर निर्भर करती है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। एक सोने का सिक्का, चौंकाने वाले 20 सोने की तुलना में ये लगभग स्वीकार्य लग रहा था। बस एक घर की कीमत के बराबर। उसकी वर्तमान बचत लगभग 19 सिल्वर थी। यह मानते हुए कि हर मिशन में 7 सिल्वर का लाभ होता है, प्रति मिशन चक्र में लगभग 2 सिल्वर जीवन यापन के खर्च के लिए घटाने पर। इसका मतलब है कि वह प्रति चक्र में लगभग 5 सिल्वर बचा सकता था। लगभग 16 मिशन, लेकिन ये बिना किसी अप्रत्याशित लाभ के माना जा रहा था। वास्तव में एडवेंचर की कमाई कभी कभी ज़्यादा हो सकती थी। फिर भी यह इतना लंबा समय लग रहा था। पैसा कमाना सच में मुश्किल था। एंटनी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। अपनी ठोड़ी को टिकाकर उसने गाउस को अपनी उंगलियों पर गिनते हुए देखा, इससे पहले कि वह आखिरकार एक कड़वा चेहरा बनाए जिससे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। शायद गाउस की परेशान उपस्थिति ने उसे कई साल पहले अपनी खुद की बेहाल स्थिति की याद दिला दी जब उसने पहली बार एडवेंचर करना शुरू किया था। अधिकांश नौसिखिया एडवेंचर ऐसे ही होते थे। एडवेंचर रोमांचक लगता था, लेकिन एक बार जब ये वास्तविक काम बन जाता था तो सिरदर्द धीरे धीरे जमा होने लगते थे। हथियार, कवच की खरीद और उन्नयन, रखरखाव की लागत, दैनिक भोजन, उपचार, औषधि, आवश्यक जीवित रहने के उपकरण। अनगिनत खर्चों ने कई एडवेंचरर्स को ये कामना करने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने सिल्वर और कॉपर सिक्कों को आधा कर सकते हैं ताकि वे और ज़्यादा चल सकें।
कभी कभी एक मिशन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वे वापस आते और पाते कि उनका इनाम हथियार और कवच की मरम्मत को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। वह कड़वा स्वाद कुछ ऐसा था जिसे आज की एंटनी भी फिर कभी अनुभव नहीं करना चाहती थी। सौभाग्य से उसने सेवानिवृत्त होने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। हिसाब लगाने के बाद गाउस ने एंटनी की ओर देखा। सीनियर, मैं इस लाइफ मैजिक स्टोन को बेचना चाहता हूं और अपने जादू के प्रवाह के लिए उपयुक्त एक बेस छड़ी स्टाफ खरीदना चाहता हूं। सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि लाइफ मैजिक स्टोन को रखने से सिर्फ धूल जमा होगी, उसे छड़ी का आधार खरीदने के लिए पैसे में बदलना बेहतर था। सबसे पहले वह बेस स्टाफ के अनुकूलन को जल्दी शुरू कर सकता था। जब वह आखिरकार इसे एक पूर्ण छड़ी में बदलने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लेगा तो समय बचाएगा। दूसरा, एक अनुकूलित बेस स्टाफ भी जादू करने की दक्षता में सुधार कर सकता था। एक उचित छड़ी जितना नहीं, लेकिन नंगे हाथों से जादू करने से अभी भी काफ़ी बेहतर था। अब बेस स्टाफ प्राप्त करने से उसकी युद्ध क्षमता तेज़ी से बढ़ेगी और उसे मैजिक मिसाइल का तेज़ी से अभ्यास करने में मदद मिलेगी। ज़रूर, एंटनी ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। वह विकर कुर्सी से कूद गई और दूसरे कमरे की ओर नंगे पैर चलने लगी। गाउस उसका बारीकी से पीछा कर रहा था। एक लकड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए एंटनी ने गाउस को एक भंडारण स्थान में ले गई। कमरे के चारों ओर प्रदर्शन अलमारियों में विभिन्न सामग्रियां रखी थीं। संक्षेप में खोजने के बाद उसने अलग अलग लंबाई के कई लकड़ी के स्टाफ बाहर निकाले और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। ये सबसे आम बेस छड़ी स्टाफ हैं। देखो कि कौन सा तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। एंटनी गाउस को मुख्य हॉल में वापस ले आए और स्टाफ को एक एक करके मेज पर रख दिया। मैं उनका परीक्षण कैसे करूं? सरल, कोई भी स्टाफ उठाओ और उसके माध्यम से जादू को प्रवाहित करने का प्रयास करो। अगर तुम्हें प्रतिरोध महसूस होता है तो यह उपयुक्त नहीं है। अगर प्रवाह चिकना है तो इसका मतलब है कि स्टाफ तुमसे मेल खाता है। जितना चिकना उतना बेहतर। गाउस ने सिर हिलाया। परीक्षण वास्तव में सीधा लग रहा था। वह झुक गया और उसने नीची मेज पर रखे सबसे नज़दीकी गहरे भूरे रंग के स्टाफ को पकड़ा। मुड़ा हुआ स्टाफ लगभग आधा मीटर लंबा था। संक्षेप में इसका वजन करने के बाद उसने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक छोटी ध्यान के बाद उसने अपने शरीर से जादू को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसे स्टाफ में डाल दिया। जैसे ही उसका जादू उसके शरीर से निकला और स्टाफ को छुआ, एक प्रतिकारक शक्ति ने तुरंत वापस धकेल दिया। उसने और बल लगाने की कोशिश की। इस बार स्टाफ के प्रतिरोध को तोड़ते हुए उसका जादू अंदर रिस गया। हालांकि प्रवाह समान रहा, जैसे कि स्टाफ के अंदर अनगिनत छोटे जीव उसके जादू से लड़ रहे थे। गाउस ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली और स्टाफ को मेज पर रख दिया। कैसा था? बहुत संगत नहीं। गाउस ने सिर हिलाया। तो अगला वाला आजमाओ। एंटनी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पहले प्रयास में एक सही मेल खोजने की संभावना वास्तव में कम थी। फिर भी उसने इस बार सबसे आम सामग्री का चयन किया था। अपने अनुभव के आधार पर अधिकांश जादूगर इनमें से एक उपयुक्त आधार पा सकते थे। गाउस ने सिर हिलाया और अगला स्टाफ उठाया। थोड़ी देर बाद उसने एक और सिर हिलाकर उसे नीचे रख दिया। अगला वाला आजमाओ। ये प्रक्रिया 5 या 6 बार दोहराई गई। जब उसने अंतिम स्टाफ को नीचे रखा तो उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दी। उनमें से कोई भी काम नहीं किया। एंटनी ने अपनी थोड़ी को पकड़ा, गहरी सोच में डूबी। ये बहुत दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जादू विशेष है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे सोचने दो। एंटनी ने ध्यान में अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लंबे विराम के बाद उसने उन्हें फिर से खोला। मुझे अब याद आया, मेरे पास कुछ बहुत ही खास खजाने हैं। बहुत महंगे। गाउस को चिंता थी कि लाइफ मैजिक स्टोन बेचने से भी यह कवर नहीं हो पाएगा। इनसे सस्ते हैं। वे बस अपरंपरागत स्टाफ हैं जिनकी शायद ही कभी ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने उन्हें दूर रख दिया। एंटनी खड़ी हो गई। यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। C-37, अजीब स्टाफ और अनोखा शख्स। गाउस को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एंटनी जल्द ही अपनी बाहों में कई लंबे स्टाफ लेकर हॉल में वापस आए। अच्छा हुआ कि मुझे पुरानी चीज़ें रखने की आदत है, इन सभी सालों के बाद भी उन्हें खोया नहीं, एंटनी ने गर्व से कहा, स्टाफ को मेज पर रखते हुए और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा। गाउस ने उसे देखा। हालांकि वह जानता था कि उसकी उम्र उसे उसकी माँ या यहाँ तक कि दादी भी बना सकती थी, उसकी छोटी कदकाठी उसे एक परिपक्व बच्चे की तरह लगती थी। तुम क्या घूर रहे हो? जल्दी करो और उन्हें आजमाओ। एंटनी ने गाउस की कमर को धक्का देकर उसे प्रेरित किया। गाउस ने मेज पर रखे स्टाफ जैसे चीज़ों की जांच की और देखा कि ये वास्तव में पहले के लकड़ी के स्टाफ से अलग थे। आधार सामग्री अब कहीं ज़्यादा विविध थी। हड्डी, पत्थर, बेलें और कई अन्य प्रकार की लकड़ी। पहले मैंने तुम्हें जिन लकड़ी के प्रकारों से परीक्षण करवाया था वे सबसे आम और छड़ियाँ बनाने के लिए उपयुक्त थे।
ये हालांकि कुछ अपेक्षाकृत खास आधार सामग्री हैं, एंटनी ने समझाया। उन्हें खास माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर जादूगरों के जादू को उनके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है। फिर भी वे जादू पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से भले ही संभावना कम हो, उनके अभी भी संगत मालिक होते हैं। एक छड़ी से मेल खाना एक दो तरफा प्रक्रिया है, जादूगर छड़ी चुनता है और छड़ी जादूगर को चुनती है। तुम इसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारा जादू असामान्य लगता है, इसलिए शायद ये अजीबोगरीब चीज़ें तुम्हारे लिए सही हों। बस एक उठाओ और उसका परीक्षण करो। एंटनी ने मेज पर प्रत्येक स्टाफ की विशिष्ट सामग्री का परिचय देने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार परीक्षण के लिए उनकी उत्पत्ति जानने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई उपयुक्त साबित होता तो वह बाद में समझा सकती थी। गाउस ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीक बेल वाला स्टाफ उठाया। पतला हरा बेल का स्टाफ 30 सेंटीमीटर से कम लंबा था, जो उसके पिछले जीवन में उसके प्रशिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए गए छोटे शिक्षण संकेतक जैसा था। हालांकि बेलों से अपेक्षित लचीलेपन के विपरीत इस पर विशेष सख्त करने का उपचार किया गया था, जिससे वह उसकी पकड़ में एक पतली टहनी जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपना जादू इसमें प्रवाहित किया। अस्वीकृति की परिचित भावना वापस आ गई, लेकिन पहले की सबसे आम छड़ी सामग्री की तुलना में प्रतिरोध थोड़ा कम लग रहा था। गाउस ने इसे नीचे रखने से पहले एक बार इसके माध्यम से अपना जादू प्रवाहित किया। कैसा था? बेहतर, लेकिन फिर भी असहज, गाउस ने ईमानदारी से जवाब दिया। इसके बाद उसने पत्थर के स्टाफ और लकड़ी के स्टाफ का एक एक करके परीक्षण किया, जिसके मिश्रित परिणाम मिले। एक हल्के पीले रंग के लकड़ी के स्टाफ ने जादू प्रवाहित करने में ठीक ठाक प्रदर्शन किया, जो एक बैकअप विकल्प के रूप में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर राहत की झलक मिली। अगर अंतिम हड्डी का स्टाफ विशेष रूप से अच्छी तरह से मेल नहीं खाता, तो उसकी पसंद पहले ही तय हो चुकी थी। उसने हड्डी की छड़ी उठाई। हालांकि इसे हड्डी कहा जाता था, जो भयानक और अशुभ लगता था, सामग्री उत्कृष्ट रूप से चिकनी और पॉलिश की हुई थी। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 उंगल चौड़ी, इसमें बीच में एक जोड़ था। निचले छोटे हिस्से को एक पकड़ के रूप में आकार दिया गया था। इसके आधार को आगे की कारीगरी के लिए खांचों के साथ तराशा गया था, जबकि ऊपरी आधे हिस्से ने एक पतली सीधी शाफ्ट बनाई जो धीरे धीरे पतली होती गई। केवल एक हड्डी के बजाय यह एक सफ़ेद ज़ेड कलाकृति जैसा था, यहाँ तक कि इसमें पवित्रता की एक हल्की सी भावना भी थी। गाउस अंदर से हिचकिचाया। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे वह खरीद सकता था? लेकिन चूंकि एंटनी इसे बाहर ले आई थी, तो वह कोशिश कर सकता था। उसने धीरे धीरे अपना जादू शाफ्ट में निर्देशित किया। जैसे ही उसका जादू संपर्क में आया, अंदर से एक गर्म धारा बह निकली। गाउस सिर से पैर तक कांप गया। एक अवर्णनीय आराम ने उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि यह हड्डी का टुकड़ा हमेशा से उसके अपने शरीर का एक विस्तार रहा है, जो उसकी पकड़ में पूरी तरह से फिट बैठता है। उसका जादू इसके माध्यम से बिना किसी प्रयास के प्रवाहित हुआ, बिना किसी रुकावट के, जैसे कि स्टाफ के भीतर का हर कण सक्रिय रूप से इसके संचार में मदद कर रहा था। मैं इसे चाहता हूँ। गाउस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यहाँ तक कि छड़ियों के बारे में उसके सीमित ज्ञान के साथ भी वह जानता था कि उसे एक असाधारण रूप से संगत सामग्री मिल गई थी। ये हड्डी किस प्राणी से संबंधित है? गाउस ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए एंटनी की ओर देखते हुए निगल लिया। उसके आश्चर्य के लिए एंटनी ने बस सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे ये कई साल पहले मेरी यात्राओं के दौरान एक गुफा में मिला था। बस यह एक टुकड़ा। चूंकि यह जादू पर प्रतिक्रिया करता था, मैंने इसे रख लिया। क्या तुमने कोई पहचान मंत्र का उपयोग नहीं किया? हालांकि एंटनी ने पहले केवल उसके लाइफ मैजिक स्टोन को छुआ था, गाउस ने उसे कुछ डालते हुए महसूस किया था, संभवतः एक मूल्यांकन मंत्र। ये देखते हुए कि वह जादुई चीज़ों का व्यापार करने वाली एक दुकान चलाती थी, उसके लिए ऐसे मंत्रों को जानना अजीब नहीं होगा। मैंने किया। परिणाम बेहद अस्पष्ट थे। इसकी उत्पत्ति बताने का कोई तरीका नहीं था। इन सभी सालों में मैं कभी किसी जादूगर से नहीं मिली जिसका जादू इसके साथ थोड़ा सा भी मेल खाता हो। पहले मैंने सोचा था कि यह एक खजाना है, लेकिन ये पूरी तरह से न बिकने वाला निकला। तो क्या तुम इसे मुझे बेच सकती हो? गाउस अब हड्डी के स्टाफ को छोड़ नहीं सकता था। एंटनी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। उसका मुंह एक गोल्डफिश की तरह खुला रह गया। क्या तुम्हारा मतलब है तुम्हारा जादू वास्तव में इस सामग्री के साथ मेल खाता है? सिर्फ इसलिए झूठ मत बोलो कि यह स्टाफ सुंदर दिखता है। एंटनी इस हड्डी के स्टाफ को केवल इसलिए बाहर लाई थी क्योंकि ये दूसरों के साथ रखा हुआ था। सालों के असफल परीक्षणों के बाद उसने लंबे समय से उम्मीद छोड़ दी थी। हर जादूगर जिसने इसे आजमाया था, स्टाफ ने थोड़ी सी भी अनुकूलता का संकेत नहीं दिया था। तुम कौन सा मंत्र जानते हो? मैज हैंड।
तो इस हड्डी के स्टाफ के साथ डालने की कोशिश करो। एंटनी अब वास्तव में उत्सुक थी। सालों से उसने इस हड्डी के स्टाफ की कीमत को बार बार कम किया था। अब तक उसे मुश्किल से परवाह थी कि यह कितने में बिक सकता है। अगर यह अजीब सामग्री आखिरकार एक संगत जादूगर पा सकती है, तो यह उसके दिल में एक लंबे समय से चली आ रही बात को सुलझा देगी। गाउस ने सिर हिलाया। हड्डी का स्टाफ उसे इतना सूट करता था कि उसे विश्वास था कि वह इसे तुरंत डाल सकता है, भले ही उसने इसे अभी अभी उठाया था। मैज हैंड। जैसे ही उसका जादू हड्डी के स्टाफ में प्रवाहित हुआ, वह रेशमी चिकनी अनुभूति वापस आ गई। बहुत बढ़िया, यह विचार गाउस के मुंह से अनायास ही निकल गया। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। हड्डी के स्टाफ के निर्दोष जादू संचालन का अनुभव करने के बाद गाउस को संदेह था कि वह फिर कभी नंगे हाथों से जादू करने की खुरदरी अनुभूति को सहन कर पाएगा। एक जादुई ऊर्जा का स्पंदन स्टाफ के सिरे से प्रसारित हुआ। आसपास की जादुई ऊर्जाओं ने तुरंत इसकी आज्ञा पर प्रतिक्रिया दी, तेजी से इकट्ठा हो गईं। उसके सामने हवा में एक अदृश्य मैज हैंड तेजी से आकार ले रहा था। गठन की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इसमें आमतौर पर लगने वाले समय का लगभग आधा समय लगा। इसके अलावा जब गाउस ने मैज हैंड को चलाने के लिए स्टाफ को घुमाया, तो उसकी गति में लगभग 20% की वृद्धि हुई। यह सच में काम कर रहा है। एंटनी, जिसने स्टाफ के माध्यम से उसके सफल जादू को सुनिश्चित किया था, गाउस से भी ज्यादा रोमांचित थी। उत्साहित होकर वह आगे दौड़ी और उसकी कमर पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। गाउस, तुम बिल्कुल प्रकृति का एक अजीब शख्स हो। C38 शक्ति का उन्नयन। अचक। हालांकि एंटनी की मुट्ठियां छोटी थीं, लेकिन उसकी ताकत कुछ और ही थी। गाउस की कमर पर लगे 2 ठोस भूसों ने उसे तुरंत एक गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसके मैज हैंड पर भी प्रभाव पड़ा और वह लगभग गायब हो गया। ओह, माफ करना। तभी एंटनी को एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थी और उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी जीभ को अपने होठों से छुआ। ठीक है। गाउस ने कई गहरी सांसें लीं, दर्द के धीरे धीरे कम होने का इंतजार किया, फिर बोला। इस घटना ने एंटनी के प्रति उसकी धारणा बदल दी थी। कौन सोच सकता था कि उसके पास जादू की क्षमताओं के अलावा इतनी शारीरिक ताकत भी होगी। ये वाकई एक पेशेवर के लिए उपयुक्त था। हालांकि एंटनी स्पष्ट रूप से ताकत में विशेष नहीं थी, उसकी शारीरिक क्षमताएं साधारण लोगों से कहीं ज्यादा थीं। कभी नहीं सोचा था कि इस हड्डी को इसका मालिक मिलेगा। एंटनी ने आह भरी, उसके भीतर जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। वह सोचा करती थी कि क्या वाकई कोई उसके साथ संगत है, लेकिन अब जब उसे वह मिल गया था, तो उसे एक अजीब सा नुकसान महसूस हुआ। तो सीनियर एंटनी, इस स्टाफ की कीमत क्या है? गाउस ने घबराते हुए पूछा। हालांकि एंटनी ने बेफिक्री से कहा था कि यह महंगा नहीं है, ये स्टाफ उसे इतनी अच्छी तरह से सूट करता था कि वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा एंटनी का वर्तमान भाव पढ़ने योग्य नहीं था, जिससे वह उसके विचारों के बारे में अनिश्चित था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद भावुक एंटनी आखिरकार बोली, बस मुझे 10 सिल्वर सिक्के दे दो। मैंने इसे चमकाने और बनाने में काफ़ी समय खर्च किया। कोट की गई कीमत ने तुरंत गाउस की चिंताओं को कम कर दिया। हालांकि उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत जल्दी उसका अभी अभी राहत भरा दिल फिर से धड़कने लगा। क्या वह अपने वाक्य ठीक से खत्म नहीं कर सकती थी? गाउस ने अपनी नज़रें वापस एंटनी की ओर घुमाईं। क्या वह फिर से सोच रही थी? स्टाफ पर उसकी पकड़ अनजाने में कस गई। हालांकि तुम्हें बाद में इस हड्डी के स्टाफ को एक उचित जादुई छड़ी में बदलने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एंटनी ने शरारती तरीके से मुस्कुराए, उसके कुत्ते के दांत उसके होंठ को कुतर रहे थे। शायद यह मेरे सीमित कौशल हैं, लेकिन इन सभी सालों में इसे एक सच्ची छड़ी में बदलने के मेरे सभी प्रयास विफल रहे हैं। मैंने मेरे पास मौजूद हर उपयुक्त जादुई कोर सामग्री को आजमाया है, एक बार भी सफल नहीं हुआ। बस इतना ही। गाउस ने एक सीधा चेहरा बनाए रखा लेकिन गुप्त रूप से राहत की सांस ली। इतनी मामूली बात के लिए इतना नाटक? उसके लिए एक औपचारिक छड़ी बनाना भविष्य का व्यवसाय था। उसकी वर्तमान प्राथमिकता पहले इसका स्वामित्व सुरक्षित करना था। लेकिन यह अभी के लिए तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम आखिरकार अपनी दूसरी, तीसरी छड़ी भी खरीद ही लोगे। एंटनी ने गाउस के गंभीर चेहरे को देखा और दिलासा देते हुए जोड़ा। हम जैसे जादूगरों के लिए कई छड़ियां रखना पूरी तरह से सामान्य है। हर छड़ी की अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं, जैसे लोगों के होते हैं: तेज हमला, सटीकता, अचानक क्षति, समन्वय। एंटनी ने अपने संग्रह की ओर इशारा किया, जिसमें एक छड़ी लगभग उसकी ऊंचाई से दोगुनी थी। उसे इसे चलाते हुए कल्पना करना लगभग हास्यास्पद था। समझ गया। गाउस ने सिर हिलाया। क्या मुझे अभी भुगतान करना चाहिए, सीनियर? सिर्फ 10 सिल्वर सिक्के। उसके पास हाथ में पर्याप्त नकदी थी। छी, ठीक है,
चून कि तुम इतने उत्सुक हो। एंटनी ने अपना सिर हिलाया, अपना मजाक खत्म करते हुए। उसने अपनी गोरी हथेली बढ़ाई। गाउस ने तुरंत अपनी जेब से 10 सिल्वर सिक्के निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। सिक्के उसके हाथ को छूते ही गायब हो गए। जादू या फैंटेसी कहानियों से भंडारण स्थानों जैसा कुछ। लेकिन चून कि एंटनी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसने पूछताछ नहीं की। गाउस थॉर्न कॉटेज में थोड़ी देर और रहा, मुख्य रूप से क्योंकि एंटनी ने उसे अतिरिक्त निर्देशों के लिए रोका। जाने से पहले उसने उसे अपनी शुरुआती जादुई नोटबुक में से एक भी उधार दी, शायद ग्रोम के सम्मान के कारण, या क्योंकि वह अब हड्डी के स्टाफ का मालिक था। जब गाउस आखिरकार बाहर निकला तो शाम हो रही थी। जैसे ही ओक का दरवाज़ा गोधूली में उसके पीछे धीरे धीरे बंद हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया से बाहर आया हो। थॉर्न कॉटेज धीरे धीरे धुंधला होता हुआ लग रहा था, जो वहाँ की सबसे असंगत इमारत के रूप में पूरी तरह से फिर से उस अनरिमार्केबल गली में मिल गया। कितना आकर्षक जादू! एक पल के लिए निरीक्षण करने के बाद गाउस ने अपनी नज़रें हटाईं। हड्डी का स्टाफ पकड़े हुए वह गली से बाहर निकलने की ओर चला। उसके कदम ध्यान देने योग्य रूप से हल्के थे। थॉर्न कॉटेज की यह यात्रा बेहद फलदायी रही थी। उसने न केवल एंटनी से जादुई मूल सिद्धांतों को समझाने वाली एक नोटबुक उधार ली, बल्कि उसने केवल 10 सिल्वर सिक्कों में एक उपयुक्त छड़ी का आधार भी प्राप्त किया। लाइफ मैजिक स्टोन अनबिका हुआ और उसके कब्जे में रहा। एंटनी ने सलाह दी कि जब तक उसे पैसे की तत्काल आवश्यकता न हो, तब तक इसे अपने पास रखे। लाइफ मैजिक स्टोन के पास लंबे समय तक रहने से सूक्ष्म स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से छोटे लेकिन समय के साथ जमा होकर ध्यान देने योग्य प्रभाव डालते हैं। अगले कुछ दिनों में अन्य एडवेंचरर टीमों की तरह एक मिशन पूरा करने के बाद नाइट आउल स्क्वाड के पास कोई तत्काल असाइनमेंट नहीं था। गाउस को नहीं पता था कि बाकी लोग क्या कर रहे थे, लेकिन उसके अपने दिन पूरी तरह से उत्पादक थे। घंटियों की आवाज़ पर जागना, भोजन, शहर के बाहर खुले इलाकों में हड्डी के स्टाफ के साथ जादू का अभ्यास करना, अध्ययन करना, तलवार का प्रशिक्षण, आराम करने के लिए वापस लौटना, फिर दिनचर्या को दोहराना। स्टाफ ने जादू सीखने के लिए उसकी शुरुआती जुनून को फिर से जगा दिया। स्वाभाविक रूप से उसने मैजिक मिसाइल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पिछले मिशन के बाद उसकी मैजिक मिसाइल दक्षता LV-2320 तक पहुंच गई थी। लेकिन स्टाफ और समर्पित अभ्यास के साथ उसकी दक्षता LV-2320 से तेजी से बढ़कर LV-2620 हो गई। हड्डी के स्टाफ का संवर्धन, बेहतर जादू दक्षता और लगातार बढ़ती हुई मन भंडार के साथ उसने पिछले दिनों की तुलना में अपनी युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया। 1.65 मानक इकाइयां व्यक्तिगत मन। मैजिक मिसाइल का मन संपीड़न 60% से 50% उत्पादन तक बेहतर हुआ। इसका मतलब था कि वह अब अपनी मन को खत्म किए बिना लगातार 3 सूक्ष्म मैजिक मिसाइल छोड़ सकता था। इसके अतिरिक्त स्टाफ ने डालने की गति को तेज किया और जादू की शक्ति को थोड़ा बढ़ा दिया। स्टाफ के माध्यम से 50% उत्पादन वाली मैजिक मिसाइल में अब 70% उत्पादन वाली नंगे हाथों से डाली गई संस्करण की विनाशकारी शक्ति के बराबर थी। उसकी युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से एक और स्तर ऊपर चढ़ गई थी। सीधे टकराव में वर्तमान गाउस आसानी से अपने पिछले स्वयं को हरा सकता था। तेज डालने का मतलब पहल करना था। जब आपका जादू दुश्मन के चेहरे पर उनके हमले को पूरा करने से पहले ही लग जाता है, तो फायदा खुद ही बोलता है। कभी कभी डालने की गति कच्ची शक्ति से ज्यादा मायने रखती है। कुछ भी गति से बेहतर नहीं का सिद्धांत जादूगरों पर भी समान रूप से लागू होता है। दिनों को गिनते हुए गाउस ने अनुमान लगाया कि उनका अगला मिशन जल्द ही शुरू होगा। शायद उसकी हाल की प्रगति ने उसे अपने बेहतर कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक कर दिया था। वह वास्तव में अपनी वृद्धि की एक व्यावहारिक परीक्षा के रूप में अगले असाइनमेंट की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वह लेविन को सुझाव दे सकता है कि वे इस बार गैरगोब्लिन युद्ध मिशन पर जाएं। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ गाउस ने ज्यादा आत्मविश्वास महसूस किया। अब समय आ गया था कि वह अन्य निम्न स्तर के राक्षसों का शिकार करे और एडवेंचर के मैनुअल के मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया में और प्रविष्टियों को अनलॉक करे। C39 स्लाइम्स, तलवार, ढाल और स्टाफ के डिजाइन वाले झंडे के नीचे। कई दिनों के बाद नाइट आउल स्क्वाड के सदस्य एक बार फिर से एक साथ मिल गए। जब उन्होंने आखिरी बार एक मिशन पूरा किया था तो उनके थके हुए, धूल से सने हुए चेहरों की तुलना में अब हर कोई तरोताज़ा और जोश में लग रहा था। जाहिर है, कई दिनों के आराम के बाद उनकी थकान, शारीरिक और मानसिक दोनों, कम हो गई थी। सुबह गाउस, डॉयल, एक ताज़ा कटे हुए केश के साथ गाउस को उत्साह से हाथ हिलाया। सुबह गाउस ने देखा कि जब वे पहली बार मिले थे तो डॉयल शुरुआत में शांत और कम बोलने वाला लग रहा था,
लेकिन जब वे एक दूसरे से परिचित हो गए तो वह वास्तव में काफ़ी मिलनसार था, शायद थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति भी था। बेशक ये भी हो सकता है कि गाउस की क्षमताओं ने उसका सम्मान अर्जित किया हो। वह क्या है? तेज तर्रार डॉयल ने तुरंत गाउस की कमर पर बंधे सफ़ेद स्टाफ को देखा। क्या वह एक जादुई छड़ी है? बाकी लोगों ने भी देखने के लिए मुड़े। उनके बगल में रखी पतली सफ़ेद छड़ी ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी। ये सिर्फ एक बिना जादू का स्टाफ है, कुछ भी कीमती नहीं। गाउस ने इसे ये कहकर टाल दिया। लेकिन जाहिर है बाकी लोग पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, भले ही वह पूरी सच्चाई बता रहा था। समस्या ये थी कि हड्डी के स्टाफ की कारीगरी बस बहुत शानदार थी। डेफिने भी इसका अपवाद नहीं थी। उसने अपनी खुद की लकड़ी की छड़ी को देखा, फिर गाउस की ओर वापस देखा, अपने होठों को सिकुड़ते हुए। अचानक उसकी एक समय की पसंदीदा छड़ी बहुत कम प्रभावशाली लगने लगी। फिर भी वह स्टाफ किस सामग्री से बना था? रत्न, पत्थर। ये जादू की छड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य लकड़ी जैसा नहीं लग रहा था। ठीक है, चलो एक कमीशन लेते हैं। संक्षेप में अभिवादन के बाद लेविन ने समूह को एडवेंचरर्स गिल्ड हॉल में ले गया। गिल्ड हॉल हमेशा की तरह भीड़भाड़ वाला था। जैसे ही वे प्रवेश द्वार से अंदर गए, बातचीत का कोलाहल उनके कानों में पड़ा। कोई भी कम स्तर के एडवेंचरर्स से सार्वजनिक स्थानों पर अपनी आवाज़ पर ध्यान देने की उम्मीद नहीं कर सकता था। खासकर बड़े, फर से ढके आधे ओर्क से नहीं, जिनकी जोरदार आवाज़ें मेगाफोन की तरह काम करती थीं, जैसे कि वे चाहते थे कि हर अजनबी उनकी बातचीत सुने। लेविन, इस बार कुछ अलग लेने के बारे में क्या विचार है? गाउस को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। अलग कैसे? गैर गोब्लिन युद्ध कमीशन। मैं ज़्यादा तरह के राक्षसों से लड़ना चाहता हूँ, अलग अलग शारीरिक रूपों वाले दुश्मनों के खिलाफ अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं समझ गया, मैं उसी के अनुसार चुनने की पूरी कोशिश करूँगा। लेविन ने गंभीरता से सिर हिलाया। गाउस की ताकत ने उसका अनुमोदन अर्जित किया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अनुरोध को गंभीरता से लिया। इसके अलावा यह कोई बड़ी मांग नहीं थी। कम स्तर के एडवेंचरर्स द्वारा सामना किए जाने वाले राक्षस केवल गोब्लिन तक सीमित नहीं थे, ये बस इतना था कि गोब्लिन सबसे आम थे। इस तरह नौसिखिया एडवेंचरर्स उनसे सबसे ज़्यादा बार मिलते थे। गोब्लिन के अलावा कम स्तर के एडवेंचरर्स को कब्रिस्तान में कंकाल, खदानों में कोबोल्ड, नदी के किनारे दौड़ने वाले जलघोल या दलदली गड्ढों में छिपे स्लाइम का भी सामना करना पड़ सकता है। गोब्लिन की तरह ये जीव जीवन और संपत्ति को खतरा पैदा कर सकते थे, जिससे व्यक्तियों या संगठनों को इनाम पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता था। चूंकि गाउस नेता नहीं था, उसने अपना सुझाव देने के बाद आगे इनपुट देने से परहेज किया, अंतिम निर्णय लेविन पर छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अपने एडवेंचरर के मैनुअल में मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया को मानसिक रूप से ब्राउज किया। इंसाइक्लोपीडिया में कुल 6 पृष्ठ थे, लेकिन वर्तमान में केवल पहला सामान्य राक्षस पहुंच योग्य था। उस पृष्ठ पर केवल एक छवि प्रकाशित थी, एक भयंकर दिखने वाला हरे चमड़ी वाला जीव। इसकी छवि के नीचे दाएं कोने में एक छोटा सा 23 था। अन्य आइकन धुंधले थे, एक कोहरे से ढके हुए थे, जिससे ये पता लगाना असंभव था कि कितने सामान्य स्तर के राक्षस मौजूद थे। कोहरे के नीचे, पृष्ठ के बिल्कुल नीचे, पाठ की एक पंक्ति थी। सामान्य प्रकार एकत्र किए गए 1। कुल हत्याएं 23/50। यह उन राक्षसों के प्रकारों को रिकॉर्ड करता था जिन्हें उसने अब तक मारा था, साथ ही उसकी कुल हत्याओं की संख्या भी। चूंकि उसने अब तक केवल गोब्लिन से लड़ाई की थी, इसलिए गोब्लिन की हत्याओं की संख्या नीचे के कुल के साथ मेल खाती थी। जब गाउस विचारों में खोया हुआ था, तो बाकी लोग पहले ही लेविन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे ताकि यह चर्चा कर सके कि कौन सा कमीशन स्वीकार करना है। जब तक गाउस वास्तविकता में वापस आया, तब तक एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा चुका था। वालेंसिया गांव के बाहर हार्वेस्ट ऑर्चर्ड के पास घूम रहे स्लाइम्स का पता लगाएं और उन्हें खत्म करें। इनाम, प्रति स्लाइम 60 कॉपर सिक्के। लक्ष्य, 20 या उससे ज़्यादा। उन्होंने एक लंबी अवधि के लिए सामग्री संग्रह का मिशन भी लिया, स्लाइम जेल, जिसकी कीमत प्रति टुकड़ा 30 कॉपर सिक्के थी। साधारण स्लाइम लड़ाई में गोब्लिन से कमज़ोर थे, लेकिन उनकी डरपोक प्रकृति ने उन्हें ट्रैक करना कठिन बना दिया। इसके बावजूद वे पूरी तरह से हानिरहित नहीं थे, उनके अम्लीय अंदरूनी हिस्सों में संक्षारक गुण थे। कुल मिलाकर यह एक अपेक्षाकृत आसान मिशन था। गंतव्य भी ज़्यादा दूर नहीं था। नक्शे के अनुसार वालेंसिया गांव केवल आधे दिन की यात्रा दूर था। कुछ चर्चा के बाद समूह ने मिशन को स्वीकार करने का फैसला किया। दोपहर में एक बार जब उन्होंने अपना गिया और आपूर्ति इकट्ठा कर ली, टीम ने शहर के निकास पर फिर से मुलाकात की और अपने मिशन पर निकल पड़े। चूंकि यात्रा छोटी थी, इसलिए इस बार पैक घोड़े से खींची गई गाड़ी में कम आपूर्ति थी।
जिससे बारी बारी से आराम करने वाले स्क्वाड सदस्यों को घूमने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई। जब गाड़ी में आराम करने की गाउस की बारी आई तो उसने अवसर को बर्बाद नहीं किया। अपने कपड़ों से एक नोटबुक निकालते हुए वह एक बंडल के सहारे बैठ गया और गाड़ी की धक्कों के बीच चुपचाप पढ़ने लगा। हाल ही में वह इस नोटबुक का अध्ययन करने के लिए समय निकाल रहा था, एंटनी के शुरुआती रिकॉर्ड में से एक। हालांकि इसमें कोई विशेष जादू नहीं सिखाया गया था, इसमें जादू और मन पर उसके व्यक्तिगत विचार थे, साथ ही उसने अपने शुरुआती रोमांच के दौरान एकत्र किए गए विभिन्न रहस्यमय ज्ञान भी थे। गाउस के लिए एक पूर्ण नौसिखिया जिसने अपने पिछले जीवन में अलौकिक शक्तियों का सामना या चलाया कभी नहीं किया था, ये नोटबुक मूलभूत सामान्य ज्ञान पर एक उत्कृष्ट प्रारंभिक पुस्तक के रूप में काम करती थी। वह सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को महत्व देता था वे सामान्य कैंट्रिप और निम्न स्तर के जादू प्रभावों का परिचय थे। उसे ये भी पता चला कि एंटनी ने उसके लाइफ मैजिक स्टोन का मूल्यांकन करने के लिए जिस आइडेंटिफाई जादू का उपयोग किया था वह एकटीय जादू था। इसका प्रभाव किसी वस्तु के साथ संपर्क बनाए रखते हुए इस जादू को डालने से ज़्यादातर मामलों में जादूगर को उसके गुणों को समझने की अनुमति मिलेगी यदि वह जादुई या मन प्रवृत्त हो। कौन सोच सकता था कि ऐसा एक अनरिमार्केबल दिखने वाला जादू एकटीय था। फिर भी इसके प्रभाव निर्विवाद रूप से उपयोगी थे। गाउस जैसे एक नौसिखिया जादूगर के लिए इसे महारत हासिल करना निस्संदेह दैनिक जीवन और मिशन दोनों में मदद करेगा। इसके अलावा गाउस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक जादूगर एक समय में जितने जादू में महारत हासिल कर सकता था वह सीमित था। कोई निश्चित कोटा नहीं था, ये जादूगर की आत्मा की ताकत के आधार पर अलग अलग होता था। जादू जितना शक्तिशाली होता था वह जादूगर की आत्मा पर उतना ही ज़्यादा बोझ डालता था। कुछ को जगह बनाने के लिए अनचाहे जादू को जानबूझकर भूलने की भी ज़रूरत हो सकती थी। इस प्रकार भले ही कई जादू किताबों से लैस हों, अधिकांश जादूगर इष्टतम तालमेल के लिए सावधानीपूर्वक अपने प्रदर्शनों की सूची को तैयार करते थे।